मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल है और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की परीक्षा में 15th रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा इंग्लिश मीडियम है। मेरी स्कूलिंग होम टाउन से ही हुई थी, जिसमें क्लास 10th मैंने 2016 में किया था और क्लास 12th मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किया है ग्रेटर नोएडा से। Then after that, I have also worked as a software developer for around 7 to 8 months. जॉब से रिज़ाइन करके मैंने अपने पब्लिक सर्विस के जो मेरा एक ड्रीम था, पैशन था, उसको मैंने परस्यू करा है। सिविल सर्वेंट बनने का जो पैशन था वो मुझ में स्कूल टाइम से ही था, बट क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड था, क्लास 11-12 में साइंस ली थी, तो और ये भी था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना है, इसलिए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी परस्यू करा। बट जॉब करने के बाद ये लगा कि जब अब फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट हो चुका है तो इट इज़ द राइट टाइम कि मैं अब अपना पैशन परस्यू करूँ। 2023 के सितंबर में जॉब से रिज़ाइन करके मैंने तैयारी स्टार्ट की थी फरवरी 2024 के अटेम्प्ट के लिए, बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एग्ज़ाम डिले हो गया। बट जब एग्ज़ाम डिले हुआ तो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था, लेकिन इस बीच में मैंने यूपीपीसीएस के लिए ही बार बार जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे उन्हीं का ही रिवीजन किया था, बार बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, और शायद यही रीज़न रहा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। देन आफ्टर मेंस की बारी आती है। मेंस के लिए मैंने फर्स्ट डे से ही नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे। मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करती थी, आंसर राइटिंग की, बिना टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से खुद से डेली 2 पीवाईक्यू टाइमर लगा के मैंने लिखे थे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि जून 2025 में जो मेंस हुआ वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी, इनकी बहुत सहायता ली थी, और मेरा इंटरव्यू भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ और डिप्टी कलेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे, जो मेरे लिए काम करी थी, जिससे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जो जनरल स्टडीज़ का होता है, और एक पेपर 2 होता है जो सीसैट का होता है। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 2 क्लियर होता है, उसके बाद ही पेपर 1 चेकिंग के लिए जाता है। बुक्स तो सभी लोगों को पता है, सब्जेक्ट्स भी पता हैं, बट यहाँ पे मैं सबसे पहले कहती हूँ यूथ पब्लिकेशंस की एक 30 साल का पीवाईक्यू का कंपाइलेशन आता है, वो सभी के पास होना चाहिए। वो आपकी टेबल पे इस तरीके से रखा होना चाहिए कि डेली आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, बट वो आपको 1 घंटे लगाना ही लगाना है। 30 साल के पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सभी को पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी चाहिए। लक्ष्मीकांत अपने आप में एक काफ़ी बल्कि बुक है, तो फर्स्ट पेज से उसको स्टार्ट करने की बजाय ट्राई कि एक पैटर्न पे आप पढ़ें। HD एजुकेशन प्लेलिस्ट, हर्षद द्विवेदी एक चैनल है, वहाँ से मैंने लक्ष्मीकांत कवर की थी। काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ के पीवाईक्यूज मैंने करे थे। इसके अलावा घटना चक्र यहाँ पे मैंने पॉलिटी की नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे और स्टेट के भी काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यू रहते हैं उसमें, तो वो मुझे नहीं लगा कि वो ठीक है, इसलिए वो मैंने नहीं की थी। लक्ष्मीकांत जब 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपके पास एक फैक्ट शीट सेल्फ हैंड रिटन नोट्स में होनी चाहिए। जैसे कि फाइनेंस कमीशन का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो फाइनेंस कमीशन कब बना, उसके पहले चेयरमैन कौन थे, कितने मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो आप बार बार रिवाइज करें, और फिर एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते भी हैं। दूसरा हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है उसमें प्रीलिम्स के पेपर में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की।
वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है पेपर में। 2025 का अगर हम प्रीलिम्स देखें तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं आंख बंद करके। एंड उसके पेड भी अवेलेबल हैं, पेड फॉर्म्स भी हैं अकेडमी वगैरह पे, बट मैंने अनपेड वाला ही किया है, तो उसका आप नोट्स बना लीजिए। उन्होंने कॉन्टिनेंट वाइज समझाया है, तो उस वहाँ से आप करिए, बार बार रिविजन करिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से सॉर्टेड हो जाएगी। अब आती हैं एनसीईआरटीज़। बहुत बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, क्या 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं स्कूल में, तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की कोई एज सच नीड नहीं है यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं एक बार। देन आती है क्लास 11th की एनसीईआरटी। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज़ हैं, एक इंडिया की और एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इन दोनों बुक्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अमित सेन गुप्ता सर के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनकी सहायता लेते हुए मैंने इन दोनों एनसीईआरटीज़ को अच्छे से समझा था। ये दोनों एनसीईआरटीज़ इतनी डीप हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं बल्कि मेंस की तैयारी भी मैंने इन्हीं दोनों किताबों से की थी। इन दोनों को अच्छे से समझिए, बार बार पढ़िए, और आप देखेंगे कि हर बार एक नया फैक्ट, एक नया पॉइंट आपको समझ में आएगा। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज घटना चक्र। अब ज्योग्राफी की घटना चक्र अपने आप में काफ़ी मोटी किताब है। क्या हमें हर पेज करना है, क्या हमें हर पॉइंट याद करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घटना चक्र बहुत ईजी हो जाती है करनी जब आप ऑलरेडी टॉपिक की थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होती है। टॉपिक आपको पता है, क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं घटना चक्र के, तो उसी को ही आपको बस पढ़ना है, याद करना है इनफैक्ट। देन कम्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। पूछते हैं यूपीपीसीएस में, पूछते हैं राबी क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो एग्ज़ाम से पहले कोई सी भी यूट्यूब वीडियो रहती है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस निकलती हैं। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस की वीडियो करी थी, जिससे 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बन गए थे, उसी को ही रिवाइज किया था, उससे सब कवर भी हो गया था। अब आते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन टू। मैंने जो किया था, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये एक क्वेश्चन रहता है, तो स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, बच्चे कहते हैं कि घटना चक्र नहीं हो पा रही है, बल्कि लग रही है। तो आपको घटना चक्र टफ लग रही है क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। आपको पहले स्टोरी तो पता होनी चाहिए, तो पहले स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब चैनल्स की मदद लीजिए, उस जो पूरी एक स्टोरी लाइन है हमारी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद घटना चक्र से फैक्ट्स याद करिए। जैसे 1857 का रिवोल्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसके बाद आप याद कीजिए कि लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था। देन कम ऑन टू मिडीवियल हिस्ट्री। मिडीवियल हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, उसके लिए एनसीईआरटीज़ वगैरह होती हैं, मैंने नहीं की थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे वो बड़ी लगती थी। मैंने उसके लिए वाजीराम कोचिंग के नोट्स लिए थे और वहीं से ही मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। देन कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए नीरज राव सर हैं विजन आईएएस के, उनके लेक्चर्स मैंने किए थे, वहीं से ही मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की थी। देन हमारे पास आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज कम रहता है बट दे आर रैंक डिसाइडिंग पेपर्स, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के आई थिंक हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस ही आते हैं बट दे आर रिपीटेड एवरी ईयर। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन्वायरमेंट के लिए जो यूथ मैंने आपको बताई है वो आप कर सकते हैं। PYQs करिए 30 साल के। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं जो मैंने किया था। एक दिन बैठिए, घटना चक्र आती है इन्वायरमेंट की, उसमें जो भी यूपीपीसीएस स्पेसिफिक या आपको लगता है यूपीएससी में आए हुए PYQs हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनका 1 या 2 पेज का नोट्स बना लीजिए और उसी को ही बार बार अपना सोर्स रखिए रिवाइज करने का। जैसे वाटर एक्ट है, वाटर सेस है, या सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, वो कब बनी है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो करने चाहिए। देन हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के साथ भी सेम है, बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के, जैसे कि जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन हो गया, या हमारा बैंक नेशनलाइजेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आप एनसीईआरटीज़ की मदद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा PYQ करने हैं और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था ज़्यादा। देन हम आते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो सच में आप पेपर क्लियर करेंगे या नहीं ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट।
इसमें हर साल हम देखते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको किसी भी वीडियो के माध्यम से इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसको एक बार में पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। वीडियो की मदद से आप नोट्स बनाएंगे समझ के तो ज़्यादा अच्छे से होगा। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियो देखी थी ISFR के लिए। देन हमारे पास आता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूनियन। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बजट कितना पढ़ें, कितनी डेप्थ तक पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे कितनी डेप्थ तक पढ़ें। तो आप पेपर का पैटर्न PYQ की मदद से देख सकते हैं कि किस डेप्थ तक इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं से ही वीडियो की मदद से नोट्स बना सकते हैं। देन हमारे पास आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कितने रिसोर्सेज फॉलो करें, क्या क्या करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि एक एक भाई न्यूज़ आपको याद रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं। लेकिन एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग यूपी में क्या चल रहा है, यूनियन लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जिससे कि अगर पेपर में कोई स्कीम आती है जो न्यूज़पेपर में वायरल थी या सरकार उस पर काम कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है मंथली नोट्स बनाने। अब मंथली बहुत बच्चे ये करते हैं कि मंथली केवल बुक पढ़ते हैं, घटनासार वगैरह आती है। मैंने मंथली वीडियो से नोट्स बनाए थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की फ्री वीडियो ये सब रहती हैं यूट्यूब पे, सब आपको मिल जाएंगी। ये हर महीने वो लोग एक वीडियो निकालते थे जिसमें नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, ज्योग्राफी के इवेंट्स ये सब रहते थे। तो ये सब नोट्स मैं बनाती थी। लगभग 2 पेज के नोट्स रहते थे पर मंथ। इसके बाद तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है आई दृष्टि, जो हमारी ईयरली वाली आती है। एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले निकलती है या 15-16 दिन पहले भी कई बार आती है। तो उसमें अब आपको वो अच्छे से करके जानी है। अगर कुछ भी नहीं किया है तो वो तो करके ही जानी है, उससे काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर होती हैं। देन लास्ट चीज़ आती है यूपी स्पेशल फॉर प्रीलिम्स। यूपी स्पेशल पहले काफ़ी वेटेज रहता था, बट अभी ऐसा देखा गया है कि रिसेंट ईयर्स में यूपी स्पेशल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। बट एज एन एस्पिरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर वो कॉर्नर कवर करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो यूपी स्पेशल के लिए राकेश सरस्वत की बुक आप बेसिक यूपी की जो हिस्ट्री वगैरह है वो आप पढ़ सकते हैं। पुरानी वाली जो राकेश सरस्वत की बुक थी, ब्लू वाली छोटी वाली, वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा यूपी स्पेशल के PYQs करिए, और यूपी के लिए बजट, और यूपी की ISFR, क्योंकि ISFR अभी रिसेंट आई है तो उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स में। अब मैं बताती हूँ कि मैंने मेंस की तैयारी कैसे की थी। खासकर ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो कहते हैं कि हमने कोचिंग नहीं की है और हमें मेंस की तैयारी करनी है, मेंस क्लियर करना है, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले तो PYQs की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 2018 से लेकर 2024 तक के मेंस के PYQ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पता होने चाहिए, प्लस उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में आपको ये नहीं करना है कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं एंड आप परेशान हैं कि कोई चेक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। डे 1 पे जो आप आंसर लिखेंगे, निरंतर अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे आप आंसर्स चेक कराने के लिए ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दें कि आपको UPPCS के कॉपी चेकिंग के हिसाब से अपना आंसर चेक कराना है, तो इट विल हेल्प यू। देन मैं डेली 2 से 3 क्वेश्चंस PYQ प्रैक्टिस करती थी टाइमर लगा के। ये मत सोचिए कि आज हम 20 मिनट में लिखेंगे तो हो सकता है कल कोई मिरेकल हो जाए, कल हम 7 मिनट में लिखने लगे या 2-3 दिन बाद। ऐसा नहीं है, पहले दिन से ही टाइमर लगा के लिखिए, फिर उससे प्रैक्टिस करिए। अब सबसे पहले हम आते हैं GS पे। मेंस में 6 GS के पेपर्स होते हैं, एक हिंदी का पेपर होता है और एक ऐसे का पेपर होता है। सबसे पहले GS1 में हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, क्वेश्चंस की वैरायटी भी काफ़ी वास्ट आती है मेंस में, लेकिन एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बोला था कि NCERTs को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि NCERT की थॉरो अंडरस्टैंडिंग जब आपको होगी तब आप आंसर्स अच्छे लिख पाएंगे। अब ज्योग्राफी में 2 तरीके का सिलेबस है, एक वो जो हर साल रिपीट हो रहा है या हमने देखा कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे कि स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन आता है, अल्नीनो पे क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन आता है, तो इसके नोट्स पहले बनाइए, PYQ के बेसिस पे इनके नोट्स बनाइए। देन ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो सिलेबस में तो हैं पर PYQ नहीं आए हैं, बट करके वो भी जाने हैं, जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया या फिर टेम्परेचर वेरिएशंस हो गए, तो ये सब भी आपको करके जाना है। तो NCERTs की मदद लेते हुए ही इसके नोट्स बनाइए। देन हम आते हैं हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री में मैंने जो किया था
क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है एंड मेंस की तैयारी करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो कम टाइम में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में स्पेक्ट्रम पढ़ रखी थी तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता ही है, बेसिक आपको पता है कि स्पेक्ट्रम की क्या है मॉडर्न हिस्ट्री की। इसके अलावा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के पीवाईक्यूज का एक पेज बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए कि ये टॉपिक्स हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई पे क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर यूपीपीसीएस की बात करें तो 1857 के रिवोल्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से जब आप लिस्ट बना लेंगे तो आप देखेंगे 30 से 40 टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर हो गए हैं। अब लिस्ट तो बना ली, इन लिस्ट पे अपने नोट्स बनाइए, आंसर्स तैयार करिए जो आप लिख कर आएंगे। अगर 1857 के रिवोल्ट पे क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक प्री फॉर्म्ड आंसर होना चाहिए कि आप वही लिख कर आएंगे। देन हम आते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं एंड सोसाइटी के आंसर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करते हैं मार्क्स। सोसाइटी में हम कोई भी टॉपिक लेते हैं जैसे अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? अर्बनाइजेशन के नोट्स बनाने हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे। अर्बनाइजेशन क्या है, इंडिया में कितना अर्बनाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन किस तरीके का है इंडिया में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार क्या कर रही है, और वे फॉरवर्ड। जब ये 5-6 टॉपिक आपने अर्बनाइजेशन के कवर कर लिए, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन राइट द बेस्ट आंसर। इसके अलावा आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का नोट्स आप मार्केट से ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका GS 1 का पूरा था। अब हम आते हैं GS 2 पे। GS 2 में 3 चीज़ें आती हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटी काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर करती है, काफ़ी वेटेज देती है, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पॉलिटी के ही पूछे जाते हैं। इसमें भी पैटर्न देखा गया है, इसमें भी पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो पेपर अच्छे जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, फैक्ट शीट जो आपने प्रीलिम्स में बनाई थी उसका रिवीजन होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा मैंने इसमें MK यादव सर के पॉलिटी के नोट्स थे वो भी रेफ़र किए थे, और मेंस 365 जिसमें विजन IAS की निकलती है, जिसमें काफ़ी वैसे टॉपिक्स रहते हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा हम आते हैं गवर्नेंस पे। गवर्नेंस में भी डिफाइंड टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से किसी भी कोचिंग के नोट से कर सकते हैं। मैंने विजन IAS के करे थे। तीसरा आता है इंटरनेशनल रिलेशन। अब यूपीपीसीएस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है काफ़ी फिक्स्ड पैटर्न पे रहता है। जैसे आपका नेबरहुड पे पूछा जाता है, बायलैटरल पूछा जाता है, रीजनल पूछा जाता है, या ज़्यादातर देखा गया 6 महीने में जो न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं वो पूछी जाती हैं, जिसको आप मेंस 365 से आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका था GS 2 के बारे में। अब हम आते हैं GS 3। GS 3 काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है GS 3 का, क्योंकि इसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गया, साइंस एंड टेक भी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। तो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के लगभग 10 से 11 पॉइंट सिलेबस के GS 3 के इकोनॉमिक्स कवर करता है। हर पॉइंट के नोट्स आपके पास होने चाहिए, हर पॉइंट का डेटा आपके पास होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी अगर हो रही है तो फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार की कितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, कितना टन सरकार के पास अवेलेबल है, कितना वेस्ट हो रहा है, नीति आयोग की क्या रिपोर्ट है, NCAER की क्या रिपोर्ट्स हैं, ये सब इकोनॉमिक सर्वे की मदद लेके या करंट अफेयर्स में बने रह के न्यूज़पेपर की मदद से जितना आप अपने नोट्स को अपडेट करेंगे उतना ही आंसर आपका अच्छा लिखा जाएगा। जैसे फूड सिक्योरिटी है तो अब फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर पहले से आपके पास फॉर्डर अवेलेबल है तो काफ़ी अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। देन हमारे पास आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया या रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम हो गया, ये सब टॉपिक, ये सब पॉइंट्स पहले से तैयार करके रखिए। मैंने नेक्स्ट IAS की एक बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसकी मदद लेके बेसिक नोट्स तैयार किए थे। इसके अलावा मेंस 365 की हेल्प ली थी, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए थे जिससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे कि इस बार 2024 का अगर हम देखें तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी थी, या फिर एयर सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये सब काफ़ी वहाँ से मुझे हेल्प किया। तीसरा हम आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेड रहता है, जैसे कि टेररिज्म हो गया या फिर आपका करप्शन हो गया, तो ये सब पे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है हर साल।
तो इसका भी अगर आप पहले से फोल्डर तैयार करते हैं, मैंने विजन आईएएस का मटेरियल लेके पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बनाए थे। पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बनाने का सिंपल तरीका यही है, मान लीजिए कि टॉपिक है नक्सलिज्म। अब नक्सलिज्म में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट आपने नोट्स बनाने हैं जो ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछे गए हैं। नक्सलिज्म क्या है, नक्सलिज्म के मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, क्यों नक्सलिज्म भारत पे अभी भी है और क्या उसकी प्रोग्रेस हुई है या और सरकार क्या क्या कर रही है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। कैची फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि फ्रॉम रेड कॉरिडोर टू रेड स्पॉट्स, या हमारे होम मिनिस्टर सर हैं रिस्पेक्टेड, तो उन्होंने क्या बोला है, क्या डेटा है, कैसे अभी केवल 10 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं रेड स्पॉट्स। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, आपके पास पेपर पे होना चाहिए, जिनका बार बार रिविजन करके आप आंसर्स को रिफाइन करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत ही सिंपल है, उसमें सिंपल आपको कोई सी भी बुकलेट ले लेनी है किसी भी कोचिंग की। डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने विजन आईएएस की बुकलेट ली थी, लगभग 40 पेजेस की वो बुकलेट थी। उसमें अपना कंटेंट छाट लीजिए जो भी पीवाईक्यू बेस्ड है और उसको अच्छे से करके जाइए। देन हमारे पास आता है एथिक्स, GS4। एथिक्स के टॉपिक्स पहले काफ़ी सिंपल क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता था, बट अभी ऐसा देखा गया कि पेपर का पैटर्न 2024 से चेंज हुआ है मेंस का। अब हम बात करते हैं GS4 की। GS4 यानी कि एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से अब आयोग जो है वो बना रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2024 से ही हमने इस पैटर्न में बदलाव देखा है। तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस इसमें काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको टॉपिक्स की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने स्मृति मैम है विजन आईएएस की, उनके लेक्चर्स हैं अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, वहाँ से उनके लेक्चर्स से नोट्स बनाए थे। एंड पीवाईक्यू, अब जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ में हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसके क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सिविल सर्वेंट्स को कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है, या फिर कैसे ईआई को सीखा जा सकता है, इंडियन रिसोर्सेज क्या क्या हैं जिनसे ईआई सीखा जाता है, जैसे गीता हो गई, भगवद गीता है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ की ब्रॉड प्रैक्टिस हमारे पास होनी चाहिए। अब हम आते हैं यूपी स्पेशल पेपर्स पे, यानी कि GS5 और GS6 का पेपर। ऐसा देखा गया है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि आयोग क्यों GS5 और GS6 के पेपर्स में कम नंबर दे रहा है, या इनके क्वेश्चंस को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं है, अभी केवल 2 ही साल के पेपर हुए हैं। बट मैं आपसे ये कहती हूँ 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हैं, अब तो 25 का भी ऐड हो गया है, जितने भी पेपर हैं उनमें आप यूपी स्पेसिफिक पेपर्स को अलग, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने किया था, आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए या उनको कंटेंट रिच बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो राकेश सरस्वत की जो ओल्ड बुक थी, अभी न्यू वाली नहीं, जो पुरानी ब्लू कलर की एक छोटी बुक आती थी, उसकी सहायता मैंने ली थी हर टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए। इसके अलावा MK यादव सर के और PW ओनली IAS के जो नोट्स आते थे उनकी भी मैंने सहायता ली थी। ये सब फ्री अवेलेबल है, सब कुछ टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएंगी, या मार्केट में आपको कंटेंट मिल जाता है शॉप पे, 100-150 रुपये में हर बुकलेट आपको अवेलेबल है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये सब मैंने कोचिंग ज्वाइन करके किया था, ये सब एकदम फ्री रिसोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ अब हम आते हैं आंसर्स को एनरिच कैसे किया जाए, क्योंकि पेपर पीवाईक्यूज़ ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो हमें हर टॉपिक करके जाना है और हर टॉपिक का एनरिच्ड कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है मैप्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और डेटा। MK यादव सर का एक पिक्टोग्राफिक बुकलेट उन्होंने निकाला था, उसकी सहायता भी मैंने ली थी, काफ़ी अच्छी है, आप लोग रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें आता है GS5 GS6 में, उत्तर प्रदेश सरकार के खुद के एडवर्टोरियल्स जो ज़्यादातर हिंदी न्यूज़पेपर जैसे कि दैनिक जागरण या अमर उजाला में निकलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी निकलते हैं बट कम निकलते हैं, तो उन्हें आप फॉलो करिए। ट्रस्ट मी, दैट इज़ अ गेम चेंजर एंड अ वेरी गुड मार्क्स गेनर। उसका अगर आप मदद लेते हैं, उनमें वो एडवर्टोरियल्स में वो निकालते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण है तो उस पर वो निकालते हैं कि वो सरकार क्या क्या कर रही है, वो चीज़ें, वो लाइन्स जब आप कोट करते हैं तो मार्क्स बढ़ते हैं। इसके अलावा अब आता है GS6 का जो एनरिच्ड कंटेंट है वो आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इस सब के माध्यम से भी एनरिच कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश।
इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे सेक्टर्स उन्होंने दे रखे हैं जिसकी स्कीम्स हैं जो सरकार करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो गया, चाहे पोल्ट्री हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, यूपीएसआईडीए की वेबसाइट, उपीड़ा की वेबसाइट है। तो इन सब वेबसाइट्स पे आप देखिए कि क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। एक क्वेश्चन आया था 2024 में कि उत्तर प्रदेश सरकार बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या कर रही है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या लिखें, क्योंकि एज सच दिखता नहीं है, आम जनता को पता ही नहीं है सरकार क्या कर रही है। बट अगर आपने यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की, डीएसटी की काउंसिल CST यूपी है, तो उसकी अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली द गवर्नमेंट इज डूइंग, वी हैव अ बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2014, वी हैव टिश्यू कल्चर लैब्स फॉर बनानाज, वी हैव अ सीड जर्मिनेशन लैब्स एज वेल। तो आप डेप्थ में जाके GS5 और GS6 को सरकारी वेबसाइट्स की मदद लेके, एडिटोरियल्स की मदद लेके, नीति आयोग की वेबसाइट की मदद लेके, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नीति आयोग, इसकी मदद लेके आप पेपर्स को तैयार कीजिए। बहुत शॉर्ट में अब मैं एस्से और हिंदी का बताती हूँ। हिंदी के जो लेटर पोर्शन होता है या जो आपका गद्यांश पद्यांश वाला पोर्शन होता है, गद्यांश तो फॉर्मेट वाला है, आप लोग कर लेंगे। SDM रवीश सर एक हैं, उनकी नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उनके यूट्यूब चैनल पे भी हैं और उनके टेलीग्राम चैनल पे भी हैं। तो उन्हीं के नोट्स की सहायता लेते हुए और उत्तर प्रदेश शासन आदेश की वेबसाइट की हेल्प लेते हुए मैंने लेटर्स का फॉर्मेट जो था वो सही तरीके से तैयार किया था। दूसरी चीज़ आती है कि हमारा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन पे मैंने शिल्पी एक बुक आती है, छोटी सी बहुत पतली सी बुक आती है, उसमें लगभग 30 साल का कंपाइलेशन दिया हुआ है PYQs का, मैंने वही किया था और कुछ भी नहीं किया था इसके अलावा, एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन हिंदी एज वेल। देन हमारे पास आता है एसे। एसे कैसे लिखें, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप क्या ही लिखेंगे। और UPPCS में फिक्स्ड पैटर्न पे ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम देखें इन्वायरमेंट हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर फॉरेन रिलेशंस हो गया, तो इस सब का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। स्टार्टिंग आपको करनी है किसी स्टोरी से, या कोई क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हो, या फिर आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट दे सकते हो, पोएम दे सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है कि आप प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कोट से स्टार्टिंग कर सकते हो। ये भी याद रखना है कि एंडिंग पैराग्राफ जो है उसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ में जो जिक्र किया है उससे एनक्लोज करें, जिससे कि जो रीडर है उसको एक फ्लो पता लगे कि आपके एस्से में कुछ फ्लो था। पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हुए चलें, ये नहीं कि पैराग्राफ आइसोलेटेड वे में है तो वो थोड़ा समझ में कम आता है रीडर के। मैंने एस्से के लिए टेराक्वेस्ट का मटेरियल कंटेंट लिया था, उसमें उन्होंने लगभग 30 एस्सेज दिए थे, उसको एक बार पढ़ के और जो उन्होंने कोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई थी उसी की ही मदद से मैंने एस्से लिखा था। तो दैट वाज अबाउट माय मेंस। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू की तैयारी के लिए बच्चों में काफ़ी रॉन्ग परसेप्शंस हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा बन के दिखाना है या हमें पब्लिक सर्वेंट बन के ही दिखाना है तभी हमारा सिलेक्शन होगा। बट मैं ये मानती हूँ कि बी योरसेल्फ फर्स्ट। आप जो हैं, जो पर्सनैलिटी है वो अगर आप बोर्ड के सामने लेके जाएंगे तो उन लोगों को भी आसानी होगी क्वेश्चंस पूछने में और आपके लिए भी आंसर्स देने में आसानी होती है। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरी जो इंटरव्यू की तैयारी रही उसमें मैंने अपने बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अपने बारे में तो सभी को पता होता है, पढ़ने से मतलब आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन किया, क्यों किया, उसका क्या फ़ायदा रहा, या आप उस ग्रेजुएशन को किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। मेरा कंप्यूटर साइंस था या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, सो माई होल इंटरव्यू वेंट ऑन दिस थिंग ओनली कि मैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने में। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आपको इंटरव्यू थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से आता है तो आप ट्रांसक्रिप्ट्स की मदद ले सकते हैं जो कि टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल रहती हैं। उनको देखिए, समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन सब आयोग जो है वो पूछ रहा है इंटरव्यू में। फैक्चुअल से ज़्यादा दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी, हाउ यू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। सो इंटरव्यू के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट कि आपका पेशेंस कितना है, आर यू सुटेबल और नॉट फॉर द परफेक्ट रोल। तो यही सब रहता है, बोर्ड इसी सब चीज़ों पे जज भी करते हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं DKT को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक माध्यम प्रोवाइड करवाया जिससे मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर पाई और अपनी स्ट्रैटेजी उन तक रख पाई।
सभी एस्पिरेंट्स को, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी पे, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि एट द एंड रीजंस जो होते हैं वो केवल फेलियर्स के लिए होते हैं। एंड रीजंस आप मत दीजिए, चाहे कोचिंग अवेलेबल है, नहीं है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, तो रीजंस को मत देखिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। एट द एंड ये मैटर करता है कि आप कितने घंटे, कितने प्रोडक्टिव घंटे आप अपनी टेबल पे खुद के साथ बैठे हैं, अपनी बुक्स के साथ बैठे हैं। एट द एंड आपको अपनी बुक्स पे प्राउड फील होगा, खुद के ऊपर प्राउड फील होगा जब आपका सिलेक्शन होगा कि सारी मेहनत सफल रही। और खुश रहिए, हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।